Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive English के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेंटेंस नंबर 1। Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. तो यहाँ पर देखिए पूरा was आया है verb में, यानी past tense है, getting through done, work done, and yesterday आया है तो ये भी past को indicate करता है, इसलिए ही ट्राइज टू अवॉइड इट को भी हमें पास्ट में कहना चाहिए और इसलिए ट्राइज टू अवॉइड की जगह ट्राइड टू अवॉइड यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट सी में हम ट्राइज वर्ब को, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, इसको हम ट्राइड कर देंगे और इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। One of the second sentence, one of the terrorists of the Kashmir Valley are shot dead. तो यहाँ भी देखिए one of the terrorists यानी कि जो सब्जेक्ट है that is one means सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ जो वर्ब है आर का सब्जेक्ट तो वन है, तो इसलिए यहाँ इसको हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आर का सिंगुलर इज होता है, तो इसलिए हमको यहाँ सी पार्ट में आर शॉट डेड की जगह पर इज शॉट डेड लिखने की आवश्यकता है, तो आर को हम इज कर देंगे, यही करेक्शन होगा। थर्ड सेंटेंस इज सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के पार्ट सी में देखिए शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और यहाँ शुड के साथ हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो है, लेकिन उसके बाद इन्फिनेटिव आ रहा है जो हैव के ही कारण आ रहा है, तो इसलिए हमको या तो यहाँ पे बीच में कोई नाउन वगैरह आ रहा होता तो इस को स्वीकार कर लिया जाता और उसका अर्थ कुछ और होता, तो इसलिए यहाँ शुड के बाद देखिए हैव टू की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हैव टू हटा देंगे तो रिकास्ट फर्स्ट फॉर्म बच जाएगी और इसके बाद सेंस भी जो इसका होना चाहिए वही अर्थ हो जाएगा, तो इसलिए हैव टू को यहाँ से हटा देंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स, ये हो जाएगा शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स। तो इसलिए पार्ट सी में से हैव टू हटा देंगे और इस तरह से शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा और यह सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, तो यहाँ टू हैव बीन, वैसे तो ये लगता है कि टू हैव बीन ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमको परफेक्ट इन्फिनेटिव की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये डिनाइड जो है, डिनाइड के साथ जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ना कि ये इसके इन्फिनेटिव का हिस्सा है, तो जब प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा का मतलब जीरेंड फॉर्म आती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है, तो उस दृष्टि से टू हैव को हमें हैव न लिख करके हैविंग लिखना पड़ेगा, तो ही डिनाइड टू हैविंग बीन देयर, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। और तो इसलिए फोर्थ सेंटेंस के पार्ट बी में हमको टू हैविंग यहाँ लिखना होगा, यानी हैव को हैविंग में चेंज करना होगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। Fifth sentence is I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from taking the examination। तो यहाँ देखिए जब आई सजेस्ट हो जाता है, तो जब सजेस्ट होता है तब हम सजेस्ट के साथ वर्ब में शुड या मस्ट लगाना अनिवार्य होता है। मैं सुझाव देता हूँ कि तुमको बीए करना चाहिए, या मैं तुमको बीए करने का सुझाव देता हूँ, तो आई सजेस्ट यू टू डू बीए, या तो ऐसे हो सकता है आई सजेस्ट यू दैट यू शुड डू बी, ऐसे हो सकता है। तो इसलिए सजेस्ट के बाद अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसमें शुड की भूमिका ज्यादा बन जाती है। ही गोज तो हो ही नहीं सकता, सिंपल प्रेजेंट तो होने की आवश्यकता ही नहीं, तो इसलिए ही गोज की जगह पर फिफ्थ सेंटेंस के पार्ट बी में ही गोज की जगह पर ही शुड गो यह होना चाहिए, तो इस तरह से यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मैं सुझाव देता हूं कि या अपना डिसीजन देता हूं कि फिफ्थ सेंटेंस के पार्ट बी
में ही शुड गो होना चाहिए और ही शुड गो ही यहाँ पर सही होगा, तो गोज को हटाकर शुड गो लिखना चाहिए हमको। सिक्स्थ सेंटेंस, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो यहाँ पर व्हेन आई वेंट देयर, तो ये पास्ट में है सेंटेंस। जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा, इसलिए चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम की जगह चार्ल्स वाज प्लेइंग अ गेम सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसलिए सिक्स सेंटेंस के पार्ट बी में चार्ल्स इज प्लेइंग की जगह चार्ल्स वाज प्लेइंग किया जाएगा और यही करेक्शन होगा इसमें। सेवंथ सेंटेंस, द इनॉग्यूरल फंक्शन इज टेम्पररली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। तो यहाँ वेंट आउट तो यहाँ नहीं होना चाहिए, वेंट ऑफ होना चाहिए या वेंट होना चाहिए, लेकिन द इनॉग्यूरल फंक्शन इज टेम्पररली इंटरप्टेड। तो चूंकि ये पास्ट है इंटरप्टेड, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इज टेम्पररली की जगह क्या हो जाएगा, वॉज टेम्पररली हो जाएगा, क्योंकि यह पास्ट के एक बार की बात है। तो इसलिए वॉज टेम्पररली इंटरप्टेड या गॉट टेम्पररली इंटरप्टेड एज द लाइट्स वेंट, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। एट सेंटेंस इज, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट। तो हैड यू वर्कड हार्ड, तो हैड ये इमेजिनेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसके साथ हमेशा ये देखिए हैड यू वर्कड आ गया, तो इसके साथ हमेशा टेंसेस में यह हमने पढ़ा है कि इसके साथ हमेशा वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है, तो इसलिए यहाँ यू वुड हैव पास्ट यहाँ आएगा, विल हैव पास्ट नहीं आएगा। तो इसलिए एट सेंटेंस के ऑप्शन सी में विल को वुड में चेंज किया जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस इज द कैपिटल ऑफ यमन इज situating 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर देखिए हम बचपन से आप एक सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, बचपन से ये सेंटेंस हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये बचपन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को यहाँ पर काम में लेते हुए हमेशा ये इस दृष्टि से उस सेंटेंस को याद करते हुए प्रणाम करते हुए यहाँ इज सिचुएटेड आएगा, ना कि इज सिचुएटिंग आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद है टेंथ सेंटेंस, तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। नाउ इज द टेंथ सेंटेंस। टेंथ सेंटेंस में आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट। अब यहाँ देखिए आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, ये इसमें हैव या गेट का यूज है, ये यानी कि पॉजिटिव यूज है ये। तो पॉजिटिव यूज में क्या होता है, हैव प्लस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है अटैच्ड की जगह पर, इसलिए क्या हो जाएगा अटैच्ड। और वैसे भी देखिए जब यहाँ बाई आता है तो बाई से पहले क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म में आई हुई होती है, यह भी एक पहचान है। तो इसलिए यहाँ अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर हो जाएगा, ना कि अटेस्ड बाय द डायरेक्टर हो जाएगा। तो टेंथ सेंटेंस के पार्ट सी में अटेस्ट को हमें अटेस्टेड यानी ईडी जोड़ करके इसको अटेस्टेड थर्ड फॉर्म में लिखना होगा और वही करेक्शन होगा, वही इसका आंसर होगा। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। तो यहाँ पर देखिए ड्राउंड वर्ड जो यूज किया गया, वैसे तो ड्राउंड वर्ड ठीक है, लेकिन ड्राउंड का मतलब होता है डूब कर मरना। तो यहाँ शिप जो है मरता नहीं है, ड्राउंड का मतलब होता है टू डाई इन वाटर बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीथ, यानी आप सांस नहीं ले पाते उसमें और इसलिए आप मर जाते हैं। तो आपका मतलब है कि आप मर जाते हैं का मतलब आप आपके लिए, सुनने वालों के लिए नहीं, आपका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसमें जाता है वह। तो इसलिए आप इसको गलत नहीं लीजिए। तो आप मतलब शिप ड्राउंड, तो यहाँ शिप के साथ ऐसी घटना नहीं होती, इसलिए शिप के लिए हम सिंक सैंक संक वर्ड यूज करते हैं, ना कि ड्राउन। ड्राउन मतलब किसी जीव के लिए होता है जो भी पानी में नहीं रहता। मेढक कभी ड्राउन नहीं हो सकता, मछली कभी ड्राउन नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें जाता है, गाय जाती है, भैंस जाती है, या कोई व्यक्ति जाता है, बच्चा जाता है और वह तैर नहीं पाते हैं, तो फिर भी ड्राउन होते हैं। तो शिप संक हो जाएगा। ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप, चूंकि ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप, यहाँ चूंकि
हमको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आवश्यकता है, तो संक की बजाय सैंक हो जाएगा, शिप सैंक, शिप सैंक हो जाएगा, ना कि संक मैंने बोला था इससे पहले, तो संक नहीं होगा क्योंकि यहाँ परफेक्ट नहीं है बल्कि सिंपल पास्ट है, तो इसलिए सैंक हो जाएगा, सैंक, सिंक, सैंक, सेकंड फॉर्म सैंक होती है। 12th सेंटेंसेस, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तो यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, वैसे तो एक तरह से यह सेंटेंस सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑलवेज जो होता है वो ऑलवेज के साथ हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म ही आती है। लेकिन यहाँ ध्यान दें तो ये होता है कि मिस्टेक के साथ डूइंग की बजाय हम मेकिंग वर्ड यूज करते हैं। ऑलवेज के साथ यूजुअली हम किसी को मतलब थोड़ा सा क्रोध हो करके मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुम तो हमेशा यही करते रहते हो, तो इस सेंटेंस में ऑलवेज के साथ हमेशा यूजुअली कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होता है। लेकिन यहाँ मिस्टेक के साथ डूइंग की जगह जो इंग्लिश कल्चर है उसमें मेकिंग को ज्यादा वरीयता, मीन्स मेक को ज्यादा, मेक द मिस्टेक होता है, डू मिस्टेक नहीं होता है, तो इसलिए यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक यहाँ कहना या करना ज्यादा सटीक रहेगा, तो इसलिए यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक यहाँ हो जाएगा। अदरवाइज ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, डूइंग को मेकिंग में चेंज करना होगा बस। एंड दीज पॉइजनस गैसेज विल इफेक्ट आवर हेल्थ, तो यहाँ देखिए इफेक्ट जो होता है ये नाउन फॉर्म होती है, इफेक्ट, देयर इज इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, तो ये नाउन फॉर्म होती है, ये वर्ब फॉर्म नहीं होती है। ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, ये नाउन फॉर्म होती है, तो हमको यहाँ विल के बाद नाउन नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, एंड फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट होता है, इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए 13th सेंटेंस के पार्ट बी में हमको इफेक्ट की जगह अफेक्ट लिखना होगा, ए डबल एफ ई सी टी, तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा, तो अफेक्ट आएगा पार्ट बी में 13th सेंटेंस में। 14th सेंटेंस, वेन एवर वी हैव अ पंक्चर शी जस्ट सिट्स इन द कार एंड रीड्स अ बुक वाइल आई चेंज्ड, तो यहीं पर देख लीजिए यहाँ रीड्स आया है, यहाँ सिट्स आया है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और रीड्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वाइल आई चेंज्ड जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनेगा, तो इसलिए वाइल आई चेंज्ड की जगह वाइल आई चेंज हो जाएगा, वाइल आई चेंज द व्हील, ये सेंटेंस हो जाएगा, वाइल आई चेंज द व्हील, वाइल आई चेंज द व्हील हो जाएगा, ना कि वाइल आई चेंज्ड द व्हील हो जाएगा, राइट। एंड इसके बाद 15th सेंटेंस इज, तो ये मैंने कहा वाइल आई चेंज, यानी कि 14th सेंटेंस के डी पार्ट में चेंज्ड को चेंज लिखना होगा, क्योंकि आई के साथ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। 15th सेंटेंस, गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे वाज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वांटेड टू स्टॉप, तो यहाँ भी देखिए कि टायर्ड इज इन पास्ट टेंस एंड वांटेड टू स्टॉप इज आल्सो इन पास्ट टेंस, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में है, तो इसलिए ये भी किस में होगा, हु हैज बीन ड्राइविंग किस में होगा, ये भी पास्ट में होगा, इसलिए हु हैड बीन ड्राइविंग हो जाएगा, हु हैज बीन ड्राइविंग नहीं होगा। And 16th sentence is, I was surprised to find that the computer was out of order and inquired if any one of them have used it recently, तो यहाँ पर क्या है देखिए, I was surprised पास्ट में है, the computer was out of order ये भी पास्ट में है, and inquired ये भी पास्ट में है, तो ये जो यूज है वो इन तीनों कामों से पहले किया गया होगा, जब इन तीनों कामों से पहले किया गया होगा तो इसमें अपने आप कौन सा टेंस होना चाहिए, इसमें भी पास्ट ही होना चाहिए और पास्ट का भी परफेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए पार्ट डी 16th सेंटेंस के पार्ट डी में हैव यूज्ड इट रिसेंटली की जगह हैड यूज्ड इट रिसेंटली हो जाएगा, हैव यूज्ड इट रिसेंटली की जगह हैड यूज्ड इट रिसेंटली हो जाएगा। 17th sentence is, he has been stayed in the same house for the last 10 years, तो नंबर 1 है हैड बीन स्टेड, नंबर 2 है वाज स्टेइंग,
तो अब यहाँ पर है ये ओनली वन, ए में पूछा गया है ओनली वन ऑप्शन यानी कि हैड बीन स्टेड आएगा, बी में कहा गया है ओनली टू यानी वॉज स्टेइंग आएगा, सी में कहा गया है आइदर वन और टू यानी कि या तो पहला आएगा या दूसरा आएगा, डी में कहा गया है नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड यानी इनमें से मतलब इसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस अपने आप में ठीक है। एंड ई में कहा गया है नन ऑफ दीज, इस नन ऑफ दीज का मतलब है कि यह करेक्शन तो है लेकिन इनमें से कोई करेक्शन नहीं है। तो वास्तव में ही हैज बीन स्टेड यानी हैज बीन और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म यहाँ पर अगर आएगी तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा जबकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो इसलिए ही हैज बीन स्टेड इन द सेम हाउस फॉर द लास्ट 10 years और फॉर का यूज यहाँ बताता है कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यहाँ ही हैज बीन स्टेड की जगह पर ही हैज बीन स्टेइंग हो जाएगा, ही हैज बीन स्टेइंग इन द सेम हाउस फॉर द लास्ट 10 years। तो यह सही होगा यानी कि सेंटेंस 17th सेंटेंस में हैज बीन स्टेड की जगह हैज बीन स्टेइंग इन दिस सेम हाउस हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में ए बी सी और डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन चुना जाएगा कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। यानी इसका करेक्शन तो हैज बीन स्टेइंग है लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज ई ऑप्शन को यहाँ पर चुना जाएगा। नेक्स्ट इज 18th सेंटेंस एंड 18th सेंटेंस इज ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ही अचीव्स ड्यूरिंग हिज करियर। तो यहाँ पे ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसने क्या किया है ड्यूरिंग हिज करियर, उसने अचीव ड्यूरिंग हिज करियर किए हैं। तो ड्यूरिंग हिज करियर का मतलब पास्ट का टाइम हो जाता है और इसलिए यहाँ हमको इसको अचीव्स को पास्ट में कहने की आवश्यकता है। तो ही अचीव्ड ड्यूरिंग हिज करियर कहा जाएगा, ना कि ही अचीव्स ड्यूरिंग हिज करियर कहा जाएगा। ये पास्ट की घटना है, ये कोई मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा या तो हैबिट को दिखाने के लिए या साइंटिफिक रूल्स को दिखाने के लिए, प्रोवर्ब्स को दिखाने के लिए, इनहेरेंट क्वालिटीज को दिखाने के लिए, डेली रूटीन को दिखाने के लिए या फिर ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाने के लिए या स्टेटिव वर्ब्स को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जो इसमें से कोई सा भी नहीं है। तो इसलिए ही अचीव्ड आएगा, ना कि ही अचीव्स आएगा। तो इसलिए पार्ट सी में अचीव्स को अचीव्ड में चेंज किया जाएगा। 19th सेंटेंस दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी। देखिए दे हैड बीन हायर्ड का मतलब हो जाएगा कि उनको हायर किया गया था, यहाँ टैक्सी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में यहाँ पर बन रहा है दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी। तो जबकि हमको कहना क्या है, हम कहना चाहते हैं कि दे हैड हायर्ड अ टैक्सी यानी कि उन्होंने टैक्सी को हायर किया। तो इसलिए यहाँ बीन का कोई मतलब नहीं है, बीन इज अननेसेसरी। तो यही इसमें मिस्टेक है। 19th सेंटेंस के पार्ट ए में दे हैड हायर्ड अ टैक्सी कहा जाएगा, ना कि दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी। अगर दे हैड बीन हायर्ड कहेंगे तो टैक्सी कहने का कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा उनको हायर किया जा चुका था। तो इसलिए दे हैड हायर्ड अ टैक्सी विल बी द राइट यूज एंड बीन को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। दिस इज द करेक्शन इन 19th सेंटेंस। अब 19th सेंटेंस के बाद 19th सेंटेंस के बाद अब 20th सेंटेंस हिंदी फिल्म्स आर सर्टनली पॉपुलर इन द लास्ट डिकेड। देखिए यहाँ अपने आप में लास्ट डिकेड आ गया, तो यहाँ आर के कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ जब लास्ट डिकेड आ गया तो यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। लास्ट यानी पास्ट का टाइम आते ही पास्ट टेंस की हमको आवश्यकता होती है। तो हिंदी फिल्म्स वर सर्टनली पॉपुलर इन द लास्ट डिकेड, यानी कि पार्ट ए में आए हुए आर को हम वर में चेंज करेंगे, तब यह सेंटेंस सही होगा। बट इन दीज डेज आवर रीजनल फिल्म्स हैव अटेन्ड मोर पॉपुलरिटी। आगे कोई इसमें गलती नहीं है, आगे दीज डेज कह करके इसको प्रेजेंट से कनेक्ट किया गया है एंड देयरफॉर हैव अटेन्ड इज द राइट यूज देयर। 21st सेंटेंस अमित स्टार्टेड अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन बिजनेस 2 years ago when the country is enjoying a construction boom।
बूम। तो यह देखिए अमित स्टार्टेड इज इन पास्ट टेंस कंस्ट्रक्शन बिजनेस 2 years अगो, अगो भी पास्ट टेंस में, तो व्हेन द कंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये सब कुछ पास्ट में है तो ये सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, और पास्ट में होने के लिए कंट्री इज एंजॉइंग की जगह कंट्री वॉज एंजॉइंग हो जाएगा, व्हेन द कंट्री वॉज एंजॉइंग अ कंस्ट्रक्शन बूम, ये हो जाएगा। सो इस तरह से 21st सेंटेंस के पार्ट सी को इज की जगह वॉज लिखा जाएगा, इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 22nd सेंटेंस, गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस हैज इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, यानी कि मार्केट कंडीशंस की स्थिति जो दी गई है या देखकर इसका ये मीनिंग हुआ, लेकिन यहाँ हैज इज का यहाँ पर कोई किसी भी तरह का मतलब नहीं है, ये अननेसेसरी है, इसलिए यहाँ पर इनको हटाना पड़ेगा और यहाँ से हमको दूसरा सेंटेंस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरे सेंटेंस में हम ये कहेंगे इट विल बी बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट, या हम इट विल बी बेटर की जगह इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि हैज को हटाना पड़ेगा और हैज को हटा करके इट इज बेटर फॉर अस भी कह सकते हैं, और इट विल बी बेटर, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए हमको विल भी कहेंगे, एंड अगर हम राइट नाउ के लिए कह रहे हैं तो फिर इट इज बेटर ही उचित होगा। तो इट विल बी बेटर ज्यादा ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो यहाँ पर पार्ट बी में 22nd सेंटेंस के पार्ट बी में हैज और इज को हटा करके इट विल बी कह दिया जाएगा। तो गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, मतलब ऑन गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, यानी कि जिस तरह से करंट मार्केट कंडीशंस बताई गई हैं या दी गई हैं, इस तरह से यहाँ कॉमा आ जाएगा, इट विल बी बेटर, और यहाँ इट से स्टार्ट करके एक नया सेंटेंस यहाँ से बना देंगे। तो ये जो है एक मतलब एक कंडीशनल फॉर्म में हो जाएगा, गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, ये कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म में हो जाएगा। तो इट विल बी बेटर प्रेजेंट के लिए यहाँ इट विल बी बेटर कह के दूसरा सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज हम बना देंगे। 23rd, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी। तो यहाँ देखिए अ फ्यू आ गया, तो फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ अ फ्यू कंपनीज होना चाहिए, ना कि अ फ्यू कंपनी होना चाहिए। तो देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज हो जाएगा, ना कि कंपनी होगा, विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर 24th सेंटेंस, मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क, but he seemed to have an inexhaustive supply of energy। तो यहाँ देखिए मोस्ट पीपल लाइक, ये सिंपल प्रेजेंट में बात कही जा रही है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी सिंपल सेंटेंस में ही हमको कहना चाहिए, बट ही सीम्स होना चाहिए, टू हैव एन इनएग्जॉस्टिव सप्लाई ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो बट ही सीम्स टू हैव होना चाहिए। यहाँ ये जो रेड लाइन है इसमें मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश उसमें के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम होते हैं, तो इसलिए यहाँ ये इनएग्जॉस्टिव उसके अकॉर्डिंग वोकैबुलरी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए रेड लाइन आ रही है। तो बट ही सीम्स टू हैव होना चाहिए, बट ही सीम्स टू हैव। 24th सेंटेंस। 25th सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड नॉक्सियस केमिकल्स रिमेन। तो रिमेन यहाँ वर्ब है जो कि प्लूरल में अभी हमको दिखाई दे रही है, लेकिन हमको देखना चाहिए इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसका है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो इमिशन क्या है, इमिशन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण रिमेन को हमें किस में करना चाहिए, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में चेंज करना चाहिए। तो इसलिए रिमेन को किस में चेंज करेंगे, इसमें एस और ई एस लगा करके इसको हम सिंगुलर वर्ब बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इस दृष्टि से रिमेन्स अ कॉज ऑफ वरी हो जाएगा, तो ये आपका रिमेन्स सही यहाँ पर हो जाएगा। यदि 25th सेंटेंस के पार्ट डी में रिमेन को रिमेन्स कहा जाएगा,
थैंक यू, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। एंड ये आपकी 4th एक्सरसाइज है, इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने कई वीडियोस में तो नहीं कहा है, लेकिन शुरुआती वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं इसमें कुछ भी एक्सरसाइज में लिखता नहीं हूँ, इससे कि अगर लिख दूंगा तो उस एक्सरसाइज को आप एक ही बार यूज कर पाएंगे। अब आप अगर इसको चाहें तो इसकी साउंड को म्यूट करके आप इसको बहुत बार यूज कर सकते हैं, और आप इन एक्सरसाइजेस को खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को म्यूट करके कई बार इसको करने की प्रैक्टिस करें, इससे आपको रूल्स आपको लर्न हो जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, तब तक हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज भी रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।